चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए ELP 1 2 3 मैंने आपको बोला था करने को, कोई है जिसको बहुत ज्यादा डाउट आए हो उसमें? एक बार दो मुझे ELP 1 2 3 दो, दियो बेटा। एक बार तुरंत देख लो ELP 1 में कोई भी किसी को कुछ पूछना होता, फटाफट, टाइम ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा, फटाफट से पूछ लो। ELP 1 का 12 पूछ रहा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन बेटा। ये यहां पर अपने पास है कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, ये 1.8 डिग्री का कोण है। अपन इसको त्रिभुज से चाहे तो त्रिभुज से कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब H बटे आधार 1। और जब थीटा 5 डिग्री या उससे छोटा कोण यानी अल्प कोण होता है तो उसे साधारण में थीटा लिख सकते हैं। बट ये थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में। तो 1.8 को रेडियन में कन्वर्ट करके और किसके बराबर कर देंगे? हाँ, ELP 1 में और कुछ नहीं? ELP 1 में 13 कहाँ है? सेकंड अभी भी थीटा 1 का वैल्यू रख दे पहली वाली समीकरण में, कितना? 2 थीटा 2, और दोनों को जोड़ ले, थीटा 2 आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए ELP2 का थर्ड अवकलन करना है बेटा। थर्ड में ELP2 में सीधा S दिया हुआ है और S का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा U प्लस AT। UT है ना, UT, तो UT में से U कांस्टेंट वैसा ही रह जाएगा। T की पावर 1 है तो उसका अवकलन 1, उसके बाद हाफ ए है, और टी स्क्वायर का अवकलन 2T, 2 से 2 कट जाएगा तो U प्लस AT आ जाएगा। ELP2 11 तक, 11 तक। 7 का दूसरा साइन और कॉस है तो यहां पर U इंटू वी वाला लगा लेना कॉन्सेप्ट। एक बार एक को वैसा ही रख लेना, एक को कांस्टेंट मान लेना, दूसरे का अवकलन, दूसरे को कांस्टेंट मान लेना, पहले का अवकलन। 8वें में भी सेम है, बस चेन रूल लगाना। एक बार 8वां बता देता हूं। 8वें में अपने से यहां पर क्या कहा है? P है साइन 4T माइनस कॉस 4T। जब अपन इसका अवकलन करेंगे dp बाई dt, तो साइन का अवकलन कॉस कॉस 4T, और चूंकि यहां पर 4T है तो जो ये 4 गुणांक के रूप में बाहर आ जाएगा। कॉस का अवकलन तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन 4T। फिर से यहां पर ये टी का गुणांक 4, ये 4 यहां से बाहर आ जाएगा। सातवें का तीसरा U बटे V वाला फॉर्मूला लगा ले भाई। 9th का तीसरा सेम चेन रूल, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए नॉट अपनी जगह पे है ही सही, साइन का अवकलन कॉस, और ओमेगा जो टी का गुणांक है वो बाहर आ जाएगा, जैसे यहां पर उधर वाले सवाल में हमने किया। चेन रूल कहते हैं इसे। बेटे जब भी लिखवाया था सोल्यूशन लिखा नहीं लिखा था आपने? ELP के सोल्यूशन जब बताए जाते तो लिखते हो नहीं लिखते हो? 12वां नहीं 13वां भी करवाया मेरे भाई। इसमें क्या कहा जाता है? सबसे पहले घन, घन की भुजा, घन का आयतन जो होता है V बराबर L³ होता है। और आप और हम यहां से क्या जान सकते हैं कि dV बाय DL अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 3L²। और इसके बाद यहां पर कहा गया है कि आयतन जो है वो 60 मीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी ये दिया हुआ जो चीज है ये dV बाय dt है, कितना है? 60 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। और यहां से मुझे पता क्या है? dV बाय dl मुझे दे क्या रखा है? dV बाय, तो मैं यहां से क्या करता हूं? dV बाय dt को dl से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूं, और यहां से एक तो बन जाता है dV बाय dl, और एक बन जाता है यहां से dl बाय dt, जो किसके बराबर दिया हुआ है? 60। और ये dV बाई dl का वैल्यू यहां से 3L² रख देता हूं। dl बाई dt मुझे निकालना है, और L का मान रखते ही मुझे पता लग जाएगा। 18 तक और कोई?
14वें में यहां पर बेटा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है, और यहां से आप y को लिख लो सी स्क्वायर बटे एक्स, बस इसका अवकलन कर डालो, और लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो सी स्क्वायर का मान अंत में क्या रख दो, एक्स वाई। खत्म। क्वेश्चन 18 तक कोई? ईएलपी 3 में बोलो। 4 बेटा वक्र दिया हुआ है, ढाल निकालना है, अवकलन कर लो। अवकलन करोगे कितना आएगा, 4x, बहुत बढ़िया। और उसमें किस बिंदु पर निकालना है ढाल, किस बिंदु पर निकालना है, पी पर। पी बिंदु पर x का मान कितना है, 1 रख दोगे, आ जाएगा 4। क्वेश्चन 10 में हमने यहां पर बहुत साधारण सी बातें की थी कि मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि एक तो होता है मैक्सिमा, मैक्सिमा जो होता है ढाल वहां पर क्या होगा, ढाल तो मिनिमा पर भी क्या होगा, और ढाल तो इस प्रकार के बिंदु पर भी क्या होगा, 0। तो तीनों बिंदुओं पर ढाल 0 होगा। उसके बाद हमें पता करना होता है कि कहां, जहां मैक्सिमा है वहां भी ढाल 0, जहां मिनिमा है वहां भी ढाल 0, हर जगह ढाल 0, तीनों जगह। फिर मुझे पता करना है कहां मैक्सिमा है, तो हमने कहा था जहां मैक्सिमा होगा वहां d2y/dx² का मान 0 से छोटा, जहां मिनिमा है वहां d2y/dx² का मान, और जहां इस प्रकार का बिंदु है वहां इसका द्वितीय अवकलज फिर से 0 ही आएगा। ये अपन ने मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, पूरा का पूरा सब। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बोलो। 11 अधिकतम मान, क्लास का क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम फॉलो कर लेना, इसको दोबारा करने का लॉजिक नजर नहीं आ रहा मुझे। 12 सेम। 12 में पहला स्टेप होता है, एक बार अवकलन करेंगे, जो भी समीकरण आती है उससे x के मान निकालेंगे, फिर उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, और x के जो हमें मान प्राप्त हुए थे, पहला मान रखेंगे, पता करेंगे द्वितीय अवकलज धनात्मक है या, फिर दूसरा मान रखेंगे, पता करेंगे द्वितीय अवकलज धनात्मक है या। जहां द्वितीय अवकलज धनात्मक है वहां क्या होगा, निम्निष्ट, जहां द्वितीय अवकलज ऋणात्मक है वहां क्या होगा, उच्चष्ट। तो कैलकुलेशन है, करिएगा, नहीं आती है तो बाहर पूछना। हाँ 16 तक। क्लास में कहां तक किया था अपन ने, कॉपी दिखा दे एक बार। चलिए, तो इनर्शिया यानी जड़त्व की हम बातें कर रहे थे। और जड़त्व क्या कहा गया, गैलीलियो के अनुसार यह बताया गया कि जड़त्व एक वस्तु का गुण होता है जो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो वो स्थिर ही बने रहना चाहेगी। वो वस्तु स्वतः, जो स्थिर है वो वस्तु स्वतः गतिशील नहीं हो सकती। तो स्थिर वस्तु के स्वतः गतिशील हो जाने में असमर्थता, स्थिर वस्तु के स्वतः गतिशील हो जाने में असमर्थता नहीं हो सकती ना। क्या ऐसा होने में समर्थ है वस्तु, नहीं, बिना बल के ऐसा संभव नहीं है। तो हम वहां से ही आप चाहे तो लिख सकते हैं स्थिर, स्थिरावस्था का जड़त्व जो है उसमें ये लिख लें, स्थिरावस्था का जड़त्व जो है उसमें लिख लें, स्थिर वस्तु के
स्थिर वस्तु के स्वतः गतिशील हो जाने में असमर्थता इतना ही, बाकी आगे की लाइन वही है। इसी गुण को स्थिरावस्था का जड़त्व कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब अपन बात कर रहे हैं दूसरा, गति का जड़त्व, तो कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बनी रहेगी। तो इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, गतिशील वस्तु के गतिशील वस्तु के गतिशील वस्तु की स्वतः वेग में परिवर्तन, गतिशील वस्तु की स्वतः वेग में परिवर्तन करने में असमर्थता। तीसरे में लिख लेंगे, तीसरे में लिख लेंगे गतिशील वस्तु के गतिशील वस्तु की गतिशील वस्तु की स्वतः दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थता। स्वतः दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थता। इसके उदाहरणों की अगर अपन बात करना चाहें, इन तीनों को डिस्कस करना चाहें, तो कुछ उदाहरणों के साथ सुनिएगा, समझिएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्थिरावस्था के जड़त्व की, इस गुण के कारण काफी कुछ हम अपने रेगुलर लाइफ रूटीन में इन चीजों को फॉलो कराते हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि एक बस में हमें सीट नहीं मिली, हम खड़े हुए हैं, और अपन वहां पर जब बस में किसी भी चीज को पकड़ के या बिना पकड़े खड़े हुए हैं, और अचानक से वो बस चलना शुरू करती है आगे की ओर, तो अचानक बस चलने से हमारे गिरने की जो टेंडेंसी होगी वो किस तरफ होगी, पीछे की ओर। ऐसा क्यों? अचानक चलने से बस आगे की ओर तो बढ़ेगी, उससे क्या होगा, हमारा शरीर पीछे की ओर जाएगा? नहीं। हमारे हमारे जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हमारे पैर हो गए, ये हमारा अपर बॉडी पार्ट हो गया। जो पैर है वो बस के तल के संपर्क में है। बस चलेगी, बस चलेगी तो हमारे पैरों का उस बस के साथ संपर्क है, जिसको आगे चल के अपन क्या कहते हैं, घर्षण। क्या कहते हैं? तो घर्षण की वजह से हमारे पैर बस के तल के साथ संपर्क में है कि नहीं है? संपर्क में होने की वजह से बस चली तो हमारे पैर चल जाएंगे साथ के साथ, हमारा शरीर वहीं रह जाएगा। हमारा शरीर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्थिरावस्था का जड़त्व है, तो पैर आगे आ गए और हमारा शरीर वहीं का वहीं रह गया। तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम पीछे की तरफ धक्का महसूस कर रहे हैं और हम पीछे की तरफ लीन बैक हो जाएंगे और उल्टा पीछे गिर गिर जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर स्थिरावस्था के जड़त्व का, और अगर अपन देखना चाहे एग्जाम्पल, तो एक पेड़ होता है, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, और अपने को वो पेड़ पर लगे हुए फलों को तोड़ना है, और अपने पास कोई लकड़ी या कोई ऐसा साधन नहीं है, या हम पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। तो अंत में फ्रस्ट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसकी डाली को ही, अबे पत्थर, उसकी डाली को ही पकड़ के मान लो अपन ने जोर से हिला दिया, और ऐसा करने से फल टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि हर फल का जो स्थिर अवस्था में है, पका हुआ फल है, उसका द्रव्यमान होता है, पक जाता है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट अच्छा खासा आ ही जाता है। और जब पका हुआ फल है, वो उसका मास है, मास है तो वो भारी है, भारी है तो स्थिर अवस्था में होने के कारण स्थिर अवस्था का जड़त्व तो वहां क्या कह रहा होगा फल से, कि तू रुका है, तू रुका रहेगा। और अपन ने डाली हिलाई, डाली हिलाने से जो भी उसका जॉइंट होता है ना फल का, वो जॉइंट वहां से हिलेगा, और जॉइंट पे जैसे जोर से झटका लगेगा, फल स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करेगा, और जॉइंट वहां से टूट जाएगा और फल टूट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कंबल होता है, कंबल, और उसमें धूल के कण मान लो जमते जा रहे हैं, डेली 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 डेली, कुछ कण ऐसे हो जाएंगे जो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बढ़िया चिपक जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे जो सतह पर ही फिलहाल चिपके हुए हैं। तो जब अपन उसको झटकारते हैं जोर से, तो वो कण जो उसकी सतह पर बहुत ही कम बल के साथ उससे चिपके हुए हैं, उनको अपन ऐसे जोर से झटका मारते हैं, तो क्या होता है कि ये कंबल की सतह है,
ये यहाँ धूल का कण रेस्ट पर है, जैसे अपन इसको जोर से झटका मारेंगे, जो कण धूल का रेस्ट पर है उसके पास स्थिरावस्था का जड़त्व होगा, वो वहीं रहेगा, कंबल पीछे आ गया और वो कण अपने को ऐसे करके नीचे गिरते नजर आएंगे। जितनी बार अपन झटके मारेंगे तो उस हिसाब से अपने को पता लगता रहेगा, थोड़ा 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 डस्ट उससे अलग होता जा रहा है। ये इसकी कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन है। बिल्कुल वैसे ही एक होता है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व में अपन बात करते हैं वापस से, अपन बात कर लीजिए ट्रेन ले लो, और ट्रेन से चलती हुई ट्रेन है, लगभग कुछ मान लो 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, या 10 से भी चल रही है फॉर एग्जाम्पल, और हमने सोचा ट्रेन तो धीमी हो गई, अब चलती हुई ट्रेन से हमने सोचा उतर लेते हैं। जैसे ही अपन चलती हुई ट्रेन से, जो धीमी रफ्तार ही सही पर चल रही है, और उससे उतरने का हमने सोचा, तो हम किधर गिरेंगे? आगे या पीछे? आगे। आगे। कारण कि वापस से ये हमारा शरीर, ये शरीर किसमें है फिलहाल? ट्रेन में। ट्रेन मान लिया किसी वेग से 10 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, शरीर पूरा का पूरा उसी गति के साथ, उसी जड़त्व के साथ चल रहा है। जैसे ही हम उतर के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, पैर प्लेटफॉर्म के संपर्क में आएंगे और पैर घर्षण के कारण स्थिर अवस्था में आने लग जाएंगे। पर अभी भी हमारा ऊपरी शरीर का भाग, शरीर का ऊपरी भाग गति में है, स्थिर है क्या? गति में ना, ट्रेन में भी गति में था। जैसे ही नीचे आएंगे पैर तो स्थिर अवस्था में आने लग जाएंगे, पर ये ऊपरी भाग अभी भी उसी जड़त्व से गतिशील रहने का कुछ प्रयास कर रहा होगा, और इस प्रयास में हमें ऐसे आगे की तरफ, ऊपरी शरीर ज्यादा तेजी से भाग जाएगा, पैर कहीं रुक जाएंगे और हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। ऐसे कुछ कॉमन कॉमन से एग्जाम्पल यहाँ पर अपने को देखने को सामान्यतया मिलते हैं। दिशा के जड़त्व के बारे में अपन बात करें तो वही बात होती है कि जैसे अपन भाग रहे हैं, ऐसी चिकनी सी सतह है, घर्षण नहीं है, सामने बड़ा सा हॉल ही ले लो, इस पे बिल्कुल स्मूथ सतह है, किसी दिन इन्होंने सर्फ का पानी ऐसे गिरा रखा है, अपन आए भागे भागे, फिर अपने को पता लगा अपनी क्लास तो इधर है, तो हम मुड़ने का प्रयास करेंगे, क्या मुड़ पाएंगे? फिसल कर सीधा कहाँ जाएंगे? सीधा 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 चले जाएंगे। ठीक है बात? तो यहां से अपने को समझ आता है कि इस प्रकार से हम स्वतः बिना बल के या बिना उस कारक के मौजूद हुए हम उस किसी भी गति की अवस्था को भी नहीं बदल सकते, ना ही उस गति की दिशा को बदल सकते हैं। हर वस्तु असमर्थ होती है उस चीज में, और वस्तु की उसी असमर्थता को हमने किस नाम से जाना है? जड़त्व के नाम से जाना है, जिसके तीनों प्रकार के उदाहरण हमने देखे हैं। सही बात? क्लियर है मैटर? बहुत ज्यादा यहाँ पे उलझना नहीं है, सोचना है, बेसिकली सोचना यह है कि कोई वस्तु रुकी हुई है, आप उसे चलाना चाहते हैं, तो कौन सा जड़त्व उस वस्तु का यहां पर विरोध कर रहा है? स्थिरावस्था का जड़त्व। कोई चीज चल रही है, आप उसे रोकना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि जड़त्व तो कारण है ही, कौन सा? गतिशील अवस्था का या गति का जड़त्व। क्लियर रहेगा मैटर? जैसे इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि एक पत्थर रखा हुआ है और जोर से हमने लात मारी, फिर कहा जाता है कि यहां पर पत्थर के लात मारने से हमें चोट लगी, तो पत्थर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें चोट लगी? तो हम कह सकते हैं पत्थर के पास स्थिरावस्था का जड़त्व था। सीधी सी बात है। वहीं अगर अपन गुब्बारे को लात मारते हैं तो हमें चोट, क्योंकि जड़त्व जो दोनों का है, वो दोनों में से किसका कम है? गुब्बारे का। और जिसका कम जड़त्व होगा वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा, या लगभग नगण्य चोट पहुंचाएगा। सही बात? चलिए, तो शायद हमने ये बात भी कर ली थी कि जड़त्व को मात्रात्मक रूप से नापने के लिए हमने जिस चीज को लिखा है, पढ़ा है, वो क्या है? द्रव्यमान, मास। कि जड़त्व को हम तुलनात्मक रूप से तो देख पा रहे थे कि साइकिल और ट्रक में से किसका जड़त्व ज्यादा? ट्रक का। और उसके पीछे कारण जब हमने सोचा कि क्यों ऐसा, या कितना जड़त्व है, तो जड़त्व को वैसे नापा नहीं जा सकता, तो उस चीज को नापने के लिए हमने किसका यहां पर इस्तेमाल किया? द्रव्यमान का, मास का इस्तेमाल किया। और हमने पाया साइकिल मान लो 20 किलो की, ट्रक मान लो 200 किलो का, तो उस हिसाब से अपन कंपैरिजन भी कर सकते हैं और मात्रात्मक रूप से उसको द्रव्यमान के रूप में जड़त्व की तुलना या मापन भी कर सकते हैं। सही बात? यहां से हम गति के द्वितीय नियम पर आएंगे, पर उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि गति के द्वितीय सॉरी न्यूटन के द्वितीय नियम में हम किस चीज को परिभाषित करते हैं, तो शायद आपको आइडिया हो, नहीं हो तो मैं बताता हूं, संवेग को।
हम कहते क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर ही उस वस्तु पर लग रहे कुल बलों के बराबर होती है। सही बात है। तो पहले अपन यहां पर संवेग को देख लेते हैं, संवेग क्या है। संवेग एक लंबी कहानी हमारे लिए बन जाएगा, इसलिए संवेग की छोटी छोटी सी बातें अपन समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात, एक ट्रक है और उसे आप चलाना चाहते हैं। चलाने के लिए बल लगेगा। वो बल इस बात पर निर्भर करेगा कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, वो बल इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रक का द्रव्यमान, और दूसरी बात ये कि ट्रक को कितने वेग से हमें चलाना है धक्का मार के। यानी एक ऐसी राशि की मुझे आवश्यकता पड़ी जिसमें उस वस्तु के द्रव्यमान को भी लिया गया और जिस वेग से मुझे उसे चलाना है उस वेग को भी लिया गया, और दोनों को एक साथ संवेग कहा गया। और कहा गया कि संवेग, ये राशि जो है इस प्रकार से लिखी जाएगी, P बराबर, जहां M उस वस्तु का द्रव्यमान, V उस वस्तु का वेग है। उसमें से मुझे क्लियरली समझ आता है कि संवेग जो है वास्तव में सदिश राशि है जिसकी दिशा किसके अनुदिश है, उस वेग के अनुदिश, या और बेहतर अपन कहें तो तात्क्षणिक वेग के अनुदिश। जिस क्षण पर वेग जो है जिस दिशा में है उस क्षण पर उसी दिशा में संवेग भी हमें प्राप्त होगा। सही बात है। यदि यहां से अपन इसकी यूनिट की बात कर दें तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। और यहां से अपन ये बात लिख भी लेते हैं। कोई दुख, ये संवेग शब्द कैसे बना है, वैसे इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। संवेग शब्द कैसे बना है, संवेग का जो ये शुरुआत वाला शब्द है ना, इस मास को कहा जाता है और इन दोनों का ये है सहति बोला जाता है द्रव्यमान को, और यह है वेग, और दोनों के इसको उठाकर इसे संवेग शब्द दिया गया है।
तो पहले वाला जो सवाल है उसमें संवेग कितना आया है, 5 i कैप प्लस 10 j कैप और 5, सीधा सीधा द्रव्यमान m को हमने वेग से गुणा कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं संवेग p सदिश बराबर एम वी सदिश, m 5 है तो ये हो जाएगा 5 का i कैप, 10 का j कैप और 5 का ही k कैप, जिसकी हम चाहे तो इकाई भी लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड। और इसी का अगर मुझे क्या ज्ञात करना बेटे, परिमाण, तो मुझे पता है इसका परिमाण जो हो जाएगा आई घटक यानी 5 का स्क्वायर, जे घटक 10 का स्क्वायर और के घटक फिर से 5 का स्क्वायर, ये सब मिलकर अंडर रूट में 150, जिसे हम चाहें 5 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। इकाई वही समान केजी मीटर पर सेकेंड। इस वाले सवाल में बोलो समान नहीं है, क्योंकि संवेग क्या है, एक सदिश राशि, और सदिश राशियों को बराबर कह पाने के लिए उनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान होना जरूरी है। ये परिमाणात्मक रूप से समान है, ये परिमाणात्मक रूप से समान है, पर हम ये ना कह दे कि दोनों का संवेग समान है। दे हैव डिफरेंट मोमेंटम। जैसे यहां पर इसके संवेग को लिखना पड़े तो हम क्या लिख देंगे, द्रव्यमान को वेग से गुणा करके 20 और दिशा यहां पर क्या दे देंगे, जी कैप। और यहां इसके लिए लिखेंगे तो इसको गुणा करके 20 पर ये क्या हो जाएगा, आई कैप, एंड दे आर नॉट इक्वल। तो मैं यहां से चाहूंगा, मैं इन दोनों सवालों से ये कुछ पॉइंट्स जो थे वो सारे आपको रिकॉल कराना चाहता था कि संवेग निकालने के लिए द्रव्यमान को वेग से गुणा करना है, उसकी यूनिट जो है वो भी हम इस्तेमाल करना जानेंगे, संवेग सदिश राशि है वो भी अपने को क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। और यहाँ जो v होता है, ये v उस क्षण पर उस ताक्षणिक वेग को बताता है। जिस क्षण का वेग यहां लिखा जाएगा उसी क्षण पर अपने को क्या मिलेगा, संवेग। ठीक है बात। हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि अब चूंकि मुझे सदिशों के साथ फिर से खेलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो राशि यहां पर संवेग हमारे सामने है वो सदिश राशि है, और उसको दिशा बताने के लिए अब से हम यहां पर ये कुछ साइन इस्तेमाल कर लेंगे। कर पाएंगे? यानी कभी भी जब मैं पूछूंगा संवेग तो आप सदिश रूप में जवाब देंगे, हाँ के ना। मैं पूछूंगा संवेग का परिमाण तो आप उसका परिमाण निकाल कर जवाब देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने पूछा संवेग तो आप सदिश, तो सदिश रूप मतलब आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इस प्रकार से जवाब देंगे। मैं परिमाण निकलवाने की बात करता हूं तो फिर आप उसका परिमाण निकाल देंगे और उसमें से दिशा हटाकर मात्र परिमाण परिमाण की वहां पर जवाब दे देंगे। क्लियर रहेगा मैटर? चलिए तो शुरू करते हैं यहां से कुछ सवाल। क्वेश्चन लिख लो, संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो। साथ के साथ आपको ये भी याद करना है,
ऊपर वाला बताओ पहले। -2 MV आई कैप, बढ़िया। और उसका परिमाण तो नहीं बोल रहे, 2 MV बोल रहे हैं उधर। 2 MV -2 MV कॉस थीटा, सही बोल रहे हैं। सोच सॉल्व कर लो, देखो। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं इसमें, जब हमने कहा कि एक m द्रव्यमान की वस्तु जब v वेग से इधर गतिशील है, तो हम इसके प्रारंभिक संवेग को, इनिशियल मोमेंटम को किससे बताएंगे? mv। ये तो क्या हो गया? परिमाण। और किस दिशा में है? आई कैप। जब ये बॉल सेम उतने ही वेग, उतनी ही चाल से विपरीत दिशा में पलट कर जा रही है, यानी अंतिम अवस्था में इसका जो संवेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mv किस दिशा में? -आई कैप दिशा में। और जब भी हमसे किसी चीज में, किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन की बात की जाती है, हम हमेशा क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जितना भी परिवर्तन होगा फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाला जाएगा। और फाइनल यहां पर क्या है? इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं? -MV आई कैप, हाँ या ना? इसके बाद बीच में माइनस, और फिर इनिशियल को क्या लिख सकता हूं? MV आई कैप। और इस प्रकार से यहां क्या हो जाएगा? माइनस का 2 MV आई कैप। इसके बाद कुछ लोगों के लिए थोड़ी समस्या रहती है, सुन लीजिएगा उस बात को। उन लोगों के मन में विचार काफी सारे चलते रहते हैं, मतलब सुनते नहीं एक्चुअली, ये सुनने वाली कानों की समस्या है थोड़ी। तो उसी बात को मैं फिर से गौर से सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ चूंकि ये डेल्टा पी जो आया है ये ऐसा आया है -2 MV आई कैप, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, गरीब से गरीब बच्चे को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा यहाँ पर क्या है कि ये जो इसका संवेग का परिमाण निकालना है, वो परिमाण निकालने में पता नहीं क्या अलग दिमाग लगाने लगते हैं, सोचने लगता है। परिमाण क्या होगा कि जब हम वास्तव में क्या चीज हम सॉल्व करना चाहते हैं? 2 MV आई कैप का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और जब इस प्रकार से किसी पद का परिमाण आप निकालना चाहते हैं, किसी सदिश का परिमाण आप निकालना चाहते हैं, और उस सदिश में एक मात्र घटक या तो आई कैप ही हो या जे कैप ही हो या के कैप ही हो, उस स्थिति में वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा? वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाने का फायदा कब होता है? जब उसमें 2 घटक या 3 घटक हो, तब जाकर हम अंडर रूट के अंदर आई घटक का भी स्क्वायर करते हैं, जे घटक का भी स्क्वायर करते हैं, के घटक का भी स्क्वायर करते हैं। यहां फिलहाल बहुत सस्ता सा काम है कि इस अंदर लिखी हुई चीज के पास एक ही पर्टिकुलर दिशा है, और वो दिशा कौन सी है? -आई कैप। कौन सी है? आई कैप नहीं, -आई कैप। और हम क्या जानना चाहते हैं? परिमाण। तो क्या हटा दो? दिशा। तो -आई कैप यहां से हटा देने के बाद क्या बचता है? 2। यानी मेरा कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि हर जगह अंडर रूट A² B² C² वैसा करने का कोई मतलब नहीं होता। वो तब हमें लगाना पड़ता है जब वहां पर आई वाला घटक भी हो, जे वाला घटक भी हो, के वाला घटक भी हो, तब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा सीधा सीधा जो परिमाणात्मक वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को बाहर ला के रख दो। आई कैप या जे कैप जो भी उसके अंदर है, प्लस माइनस जो भी उसके अंदर है, सब गायब कर दो। क्योंकि परिमाण की बात करें तो ना तो वो ऋणात्मक हो सकता है, और परिमाण की बात कर रहे हैं तो ना ही उसमें आई कैप हो सकता है। इस सवाल में किया आंसर बोलो, -2 MV कॉस थीटा आई कैप। बहुत बढ़िया। और मैं इसको एक बार फिर से समझाना चाहूंगा ताकि ऐसे सवाल भविष्य में हम और जल्दी कर पाए। कैसे कर पाएंगे? गौर से देखना।
कि बेटे मुझे पता लग रहा है कि यार यहाँ पर जो वेग है वो बिल्कुल सीधा नहीं है कि आप उसे आई कैप या जे कैप कुछ ऐसा लिख दे, वो वेग किसी कोण पर है, कोण पर है, तो मुझे इस वेग को या इस संवेग को वियोजित करना पड़ेगा, इसकी घटक लेने पड़ेगी। और घटकों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कोण। तो मुझे पता है ये कोण अगर थीटा है तो इसका एकांतर कोण ये वाला भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो यहां पर इसका संवेग इस दिशा में क्या लिखा जाएगा? mv, और थीटा के अनुदिश वाला घटक क्या हो जाएगा? mv cos थीटा आई कैप। बहुत बढ़िया। और नीचे वाला घटक क्या हो जाएगा? mv sin थीटा माइनस जे कैप। और अब इस टकराकर जाती हुई गेंद के लिए भी दो घटक करेंगे, एक दूर जाता और एक नीचे जाता। हाँ के ना? वापस से ये कोण यहां से थीटा है तो इसका संगत कोण ये भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला घटक क्या आ जाएगा? एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप, और ये वाला एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप। अब हम बात करना चाहते हैं डेल्टा पी की। डेल्टा पी, मेरी बात को पूरा सुन लो बेटा, डेल्टा पी की। डेल्टा पी है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी जो भी संवेग अंतिम रूप से मुझे नजर आ रहा है और जो भी प्रारंभ में था, टक्कर के पहले था, मुझे उन दोनों का ही अंतर बताना है, जिसमें अंतिम संवेग में जिसमें मुझे दो घटक नजर आ रहे हैं, ये घटक ऐसा है जो अभी भी नीचे है, जो टक्कर के पहले भी, जिसका परिमाण पहले भी जितना था अभी भी वही दिशा अभी भी है, यानी इसके इस ऊर्ध्वा, कौन सा घटक बोलेंगे इसको? ऊर्ध्वाधर घटक में, इस ऊर्ध्वाधर घटक में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, और हम बात ही परिवर्तन की कर रहे हैं। तो किस घटक में परिवर्तन हुआ है? क्षैतिज घटक पहले प्लस आई कैप में था और बाद में, तो कुल मिलाकर मेरे लिए अब मुद्दे की बात जो रह जाती है, वैसे मैं घटाऊंगा ना इन दोनों घटकों को लिखकर, तो ये और वो कट जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उस मुद्दे को बेटा बाद में लिख लियो प्लीज, पहले सुन ले यार। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपको भविष्य में भी ऐसी गणित देखने को मिले जिसमें आपने देखा कि यार ये घटक और ये घटक टक्कर के पहले भी टक्कर के बाद भी समान है, यानी कुल मिलाकर आप समझ लेंगे इस ऊर्ध्वाधर घटक में कोई परिवर्तन, परिवर्तन एक तो इसमें हुआ है और एक इसमें हुआ है, जिसमें से भी हम क्या लिखते हैं? अंतिम माइनस अंतिम। ये वाला है तो क्या लिखा जाएगा? माइनस एम वी कॉस थीटा आई क्या, और ये वाला माइनस यहां वैसा का वैसा। फिर प्रारंभिक एम वी, माइनस कहां है बेटा यार? एम वी कॉस थीटा आई क्या। अब जब यहां पर देखेंगे माइनस का एम वी, और यहां पर भी ये भी माइनस का एम वी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2mv cos थीटा आई क्या। और अब मुझे अगर इसका परिमाण निकालना है तो मैं लिख दूंगा, मैंने जैसा कि कहा अगर सिर्फ आई घटक है तो ये माइनस आई क्या बता रहा है? इसकी दिशा। परिमाण तो यहां पर कौन है? मात्र 2mv cos थीटा। तुरंत लिख लें।
अच्छा, तू ही जाने यार, सही बोल रहा है क्या ये? एक हथौड़ी रखा कर, जैसे ऐसी गलती करे ना, हथौड़ी से जोर से एक उंगली पे मार लिया कर। हाँ, तू काम कर सकता है ये, तू भी निंजा हथौड़ी से कम थोड़ी ना है। तो हम यहाँ पर उधर वाला लिखा बेटे। हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं संवेग में परिवर्तन की। जैसा मैंने दिखाया है, ऐसे काम आप ऑलरेडी ऑप्टिक्स में काफी कर ही चुके हो, तो दिशा वगैरह का आपको भरपूर ज्ञान है, कौन कितना कितना कोण वगैरह बन रहा है वो भी आप सबको समझ आ रहा होगा। मेरा उद्देश्य यहाँ ये दिखाना था कि गेंद कोई आ रही है और टकरा के उससे लंबवत जा रही है, उसमें से कुछ टकराने के बाद वाले को अंतिम कहते हैं, टकराने के पहले वाली को प्रारंभिक कहते हैं। तो ये गेंद अंतिम रूप से कुछ इस दिशा में जा रही है, तो मुझे यहाँ पर फाइनल मोमेंटम लिखवा दो। अरे बोलो। 60। अरे जी कैप कौन बोलेगा मूर्खों। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 80। और आपको क्या लिखना है, फाइनल माइनस, और फाइनल कितना है, 60 जे कैप माइनस 80 आई कैप। यूनिट भी चाहे तो हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा। और मुझे इसका निकालना है परिणामी, या इसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है। और यहां के लिए ही मैंने वो बात कही थी कि अब यहां 60 या 80, 60 और 80 को डायरेक्टली जोड़ना नहीं है। अब चूंकि यहां पर आई घटक भी है, जे घटक भी है, तो अपने को अब वो फॉर्मूला अंडर रूट का काम आएगा, आई घटक का स्क्वायर प्लस जे घटक का स्क्वायर विल गिव अस। अरे कोई 6400 नहीं होता भाई, मैं तो एक बात जानता हूं, 60 80 100, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सीधा सा यहां से आ जाएगा 100, और यूनिट आप चाहें तो फिर से यहां लिख सकते हैं केजी मीटर पर। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। चलिए, तो यहां इस कहानी को अपन शुरू करते हैं सेकंड लॉ न्यूटन के लिए। और इसके लिए ही हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, हमने बात की थी ना संवेग में परिवर्तन। स्टेटमेंट लिख लो फटाफट से, स्टेटमेंट लिख लो। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लग रहे, उस वस्तु पर लग रहे कुल बाह्य बलों के, कुल बाह्य बलों के समानुपाती होती है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लग रहे कुल बाह्य बलों के समानुपाती होती है। और यहां समानुपातिक नियतांक होता है एक, इसीलिए मैंने यहां पर समानुपाती के बजाय क्या लगा दिया, बल बराबर लगा दिया। यानी एफ नेट बराबर डीपी बाय डी। सुनना, ये जो डीपी बाय डी जो है, या संवेग में परिवर्तन की दर है, इसे हम क्या कहते हैं अवकलन की प्रक्रिया के हिसाब से, इसे कहते हैं
तात्क्षणिक दर भी अपन इसे कह देते हैं, या यही अवकलन का काम या यही तात्क्षणिक दर निकालने का काम हमारे लिए कौन भी करता है? स्लोप, ढाल भी करता है ना। तो फिलहाल आप सबसे पहले तो इसमें नीचे एक बिंदु लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिख लो, एफ नेट बराबर डीपी बाई डी टी, एफ नेट बराबर डीपी बाई डी टी, और इसके नीचे एक पॉइंट लिखें। उस वस्तु का संवेग में परिवर्तन, उस वस्तु का संवेग में परिवर्तन, उस वस्तु का संवेग में परिवर्तन उस पर लग रहे, उस पर लग रहे कुल बाह्य बल की, कुल बाह्य बल की दिशा में होता है, कुल बाह्य बल की दिशा में होता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो एफ नेट डीपी बाई डी टी है, इसे अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, अवकलन के रूप में देखें, तो यहां पर इस अक्ष पर है पी संवेग और इस अक्ष पर है समय, और यहां पर उस संवेग और समय के बीच में कोई एक संबंध है, और हम चाहते हैं कि डीपी बाई डी टी का मतलब ढाल भी होता है। तो जब हम किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना चाहेंगे? बल, तो उस बिंदु पर क्या डाल देंगे? एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा हम खींच चुके होंगे। जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा का क्षैतिज के साथ कोई क्या बनेगा? कोण, और उस स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाएगा? बाह्य बल। यानी कुल मिलाकर हम यहां क्या लिख सकते हैं? एफ नेट बराबर पी टी ग्राफ पर ढाल, और उसी पीटी ग्राफ पर ढाल को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। इसी चीज को, इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि मुझे ऐच्छिक रूप से क्वेश्चन इंटेंशनली मुझसे ये पूछता है कि औसत बल ज्ञात करो, तो क्या आप तात्क्षणिक और औसत में अंतर समझते हैं? तात्क्षणिक का मतलब होता है जब हम उस क्षण पर बात कर रहे होते हैं जिस क्षण पर हमसे बात की जा रही है, और औसत का मतलब होता है हम उस अंतराल में बात कर रहे होते हैं जिस अंतराल में हमसे बात की गई है। तो उस क्षण को, यानी उस अल्प समय अंतराल को हम किससे व्यक्त करते हैं? dt से। उस अल्प समय अंतराल को किससे व्यक्त करते हैं? और अगर वो समय अंतराल जब बड़ा हो जाएगा तो उसे हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा टी से। तो औसत बल का यहां से क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेल्टा पी, डेल्टा टी, और ऊपर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। अरे समझ आती है ये बात? जो डीपी वगैरह ऐसे टर्म होते हैं, ये किसको बताते हैं? तात्क्षणिक वैल्यूज को बताते हैं, उस अल्प अंतराल में हो रहे परिवर्तनों को, परिवर्तन की दरों को बताते हैं। जबकि जब हम यहां पर औसत मान ज्ञात करना चाहते हैं तो औसत मान होता है किसी एक बड़े अंतराल में, एक ऐसा अंतराल जिसको आप और हम देख पाए, समझ पाए, सोच पाए, और उस अंतराल में समय को हम dt के बजाय किससे व्यक्त करेंगे? और उस समयांतराल में हो रहे संवेग में परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करेंगे? डेल्टा पी से। और डेल्टा पी कैसे निकलता है ये हम पिछले 2-3 सवालों में करते आए हैं कि अंतिम संवेग निकाल देंगे, प्रारंभिक संवेग निकाल देंगे, और जितना भी उस प्रक्रिया में समय लग रहा होगा उस लगे हुए समय से, ऐसा करने से उस समयांतराल में जो उस वस्तु पर औसत बल लग रहा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है मैटर? अब इसका उपयोग समझिएगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, कैसे होता है, इसका मतलब हम क्यों इतना इसको डिस्कस कर रहे हैं। सुनना, मान लो एक गेंद वहां से किसी रफ्तार से आ रही है और मेरा टारगेट है गेंद को पकड़ना। गेंद वी वेग से आ रही है, उसका संवेग कितना बोलोगे? mv। कितना बोलोगे? मैं जब उसको पकड़ लूंगा तो उसका अंतिम संवेग क्या हो जाना चाहिए? 0। हाँ क्या ना? यानी मुझे पता है कि उसका संवेग mv है और मेरी जिम्मेदारी है कि उसका संवेग मुझे 0 करना है। यानी संवेग में परिवर्तन की बात करो तो परिमाण रूप में संवेग में परिवर्तन कितना हो जाना चाहिए? mv। या दिशा के साथ बात करो तो -mv, अंतिम 0 माइनस प्रारंभिक mv। क्लियर? परिमाण के रूप में बात कर लेते हैं कि मुझे उसके संवेग जो कि mv है उसको 0 करना है, यानी संवेग में परिवर्तन होना चाहिए mv। हाँ क्या ना?
अब यहां से इस फॉर्मूले से कुछ चीजें समझाई जाती है। कहा जाता है कि अब उस गेंद को पकड़ने में मैं क्या करता हूं, मैं अपने हाथों को धीरे से ऐसे पीछे लेके जाता हूं। और फिर कहा जाता है समझाइए उस खिलाड़ी ने ऐसा क्यों किया। तो हम यहां से कहते हैं कि भैया सारी गणित शुरू यहीं से, इसी फॉर्मूले से समझाई जा सकती है कि आपको पता है कि गेंद रोकी जानी है, गेंद को रोकना है तो संवेग में परिवर्तन एमवी करेगा। मैं रोकूं या कोई भी और रोके या दीवार रोके, सबको काम वही करना है। पर उस संवेग को परिवर्तित करके, उस संवेग के परिवर्तन एमवी में जितना ज्यादा समय लिया जाएगा, बल उतना ही। अरे हाँ, और बल यानी हाथों पर लगने वाली चोट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस बॉल के संवेग को एकदम से जीरो ना करके थोड़े समय में, एक तो अपन ने किया उसी बल को 0.1 सेकंड में, एक अपन ने लिया 1 सेकंड, तो 10 गुना बल हमारे हाथों पर कम लगेगा अगर मैंने समय को 10 गुना बढ़ा दिया। मानते हैं? यही प्रक्रिया होती है। मोटरसाइकिल जब चल रही होती है और सड़क पर गड्ढे आते हैं, और मोटरसाइकिल में अगर शोकर नहीं लगे होते हैं तो हमें, या शोकर खराब है तो हमें गड्ढा फील होता है। शोकर लगा दिए, मोटरसाइकिल जा रही है, गड्ढा अभी भी वही है, अभी वो गड्ढा हमें फील नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसको कैसे समझाया जाता है? शोकर लगाने से क्या हो गया? तो क्या हो जाता है, शोकर लगाने से वो मोटरसाइकिल जब उस गड्ढे के यहां से निकल रही होती है, तो शोकर लगाने से मोटरसाइकिल उस गड्ढे में नहीं गिरती, सीधा निकल जाती है। सही है? नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा शोकर लगाने से। ऐसा नहीं होगा कि वो मोटरसाइकिल गड्ढे के अंदर नहीं जाएगी, वो जाएगी, अभी भी प्रक्रिया वही है, पर झटका महसूस नहीं होगा। इस बात को समझाओ कि यहां पर एक तो पहले बिना शोकर की मोटरसाइकिल जैसे ही गड्ढे के करीब पहुंचती थी, धड़ाम से उसमें गिरती थी, और अचानक से हमारी उस टायर की सतह गड्ढे की निचली सतह से टकराकर उसका संवेग अचानक से बदलता था। और फिर जैसे गड्ढे से बाहर निकलेंगे फिर से 2 बार झटके महसूस होते थे, एक झटका गड्ढे में गिरने का, एक झटका गड्ढे से। अब शोकर लगने से क्या हो जाता है कि वो शोकर पिचकना शुरू करता है धीरे धीरे, और फिर खुलना भी शुरू करता है धीरे धीरे। तो जो बल हमें महसूस हो रहा है, उस लगने वाले बल का समय जितना बेहतर शोकर होगा, जितना बढ़िया वो उस झटके को, उस धक्के को एब्जॉर्ब करेगा, और जितना आराम से प्यार से उसको वो खोलेगा, शोकर की उस कार्यकलाप के हिसाब से उतना ही समय बढ़ जाएगा और उतना ही लगने वाला झटका या बल कम लगेगा। यानी जो हो रहा है हम उस चीज को नहीं बदल सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, हम उन टेक्निक्स को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा बदल सकते हैं, थोड़ा आसान बना सकते हैं। ट्रेनें होती है, ट्रेनें, ट्रेन के डब्बे जब जोड़े जाते हैं ना बेटा, ट्रेन के डब्बे जोड़ने का काम आसान नहीं होता, बहुत तगड़ा काम है। थोड़ा ज्यादा तेजी से ला गया तो डब्बे पे जो जोरदार झटका लग जाएगा। मान लो ट्रेन ला रहा है कोई बैक में, लाते जाओ, आने दो आने दो आने दो, और बहुत बहुत तेजी से आ गया ना अगर, तो जिस डब्बे को जोड़ना चाहते हैं ना, इतने जोर से झटके से वो डब्बा उतर भी सकता है उस पटरी से। पर फिर भी उस कलाकारी से बहुत प्यार से लाया जाता है, लाया, फिर भी आप जानते हैं कि थोड़ा तो कुछ रह ही जाएगा, करीब लाना है तो हल्का सा झटका उसको लगता है। अब उस झटके का भी बहुत अच्छा खासा असर हो जाता है, बहुत मामूली सी झटके का। उस झटके को और कम करने के लिए वहां ट्रेनों के बीच में लगाया जाता है बफर, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। अब ये आएंगे और यहाँ पे बफर में भी वही शोकर जैसा सिस्टम होता है। तो बस वही काम वही है सेम, कि वो जो झटका आएगा, जो भी वहां से संवेग आएगा, उस संवेग को बदलना तो है, जोड़ना तो है, टकराएगा, टकरा के संवेग ट्रेनों को रुकना तो है, डब्बों को रुकना तो है, पर उसका बफर के थ्रू समय बढ़ा दिया जाता है। ठीक है बात? आपने बचपन में सुना होगा कि ब्रायन लारा ने तो अपने बैट में स्प्रिंग लगा रखी थी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बस वही बात है कि काफी बार उस चीज को, मतलब वो अलग चीज हो गई, ऐसा स्प्रिंग वहां लगाना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, है ना, बैट में स्प्रिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जो क्रिकेट खेलता होगा उसने सोचा भी होगा यार मैं भी ऐसा बल्ला लाऊंगा, जिसने नहीं खेला वो उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, उनके लिए बात ही नहीं है। आप वो खेलो, क्या फ्री फायर खेलो आप।
चलिए, तो पॉइंट यहां पर आपके लिए क्लियर रहा होगा। मैं यहां से इस चीज को आगे बढ़ाता हूं, तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो आप ये फॉर्मूला लिख लें सीधा सीधा, और एग्जाम्पल जो मैंने कहे हैं बहुत हद तक आपको मॉड्यूल में ये लाइनें लिखी मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से शायद मैंने जो बातें बताई वो याद रह भी जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा काम है कि अगर मुझे किसी प्रक्रिया में, किसी भी प्रोसेस में अगर बल कम लगाना है, संवेग में परिवर्तन मुझे पता है जो होना है वो होना है, बॉल को रोकना है तो संवेग में परिवर्तन तो उतना ही है, मुझे फिर भी बल यहां पर कम अगर महसूस कराना है तो मैं जो चीज मेरे हाथ में है वो क्या है, डेल्टा टी, उस समय को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं। लिखा यहां से। चलिए तो सवालों पर आ जाते हैं अपन। क्या बोल रहा है?
हाँ जी, सबसे पहले यहां पर बात कर लेंगे कि किसी क्षण पर बल हमें ज्ञात करना है, और किसी क्षण पर बल यानी तात्क्षणिक बल को हम किस तरीके से लिखते हैं, F बराबर dp बाई dt। तो हमने यहां पर लिख दिया F, और dp बाई dt के लिए इसी का क्या करना है, अवकलन। और अवकलन जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan t प्लस, अब मुझे बस इसमें क्या करना है, बल के इस पूरी समीकरण में t का मान 2 रखना है, तो कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। फिर दूसरे सवाल में हमने साथ में यह भी जानने की कोशिश की, यदि औसत बल के बारे में सवाल होता तो क्या होता। तो औसत बल के बारे में सवाल होता तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती, डेल्टा पी बाय, और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करने के लिए मैं लिख देता हूं एफ एवरेज, और डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1 बटे डेल्टा टी। P2 कौन सा वाला संवेग, अंतिम कौन सा, T बराबर 2 पर संवेग, और T बराबर 2 पर संवेग क्या 30 आ चुका है, अबे मूर्खों, ये तो T बराबर 2 पर बल है, हमें क्या लिखना है, संवेग। संवेग के लिए फिर से किसके पास जाना है, अबे खाली है क्या ऊपर का माला। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनो, समझो कि यहां पर हम कभी भी अब इस बल का इस्तेमाल नहीं करना। बल तो तात्क्षणिक अलग चीज हो गई यार, औसत में आना है तो मुझे चाहिए अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग। संवेग कौन बताएगा, संवेग की समीकरण बताएगी, जिसमें मुझे अंत में जानना है टी बराबर 2 पर। टी बराबर 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 5, फिर यहां 2 रखा तो 20, 40 और 2 60, ये हो गया 60 हमारा अंतिम संवेग, माइनस प्रारंभिक मतलब टी बराबर 0 पर 20 डिवाइड बाय समय अंतराल 2 माइनस 0, और यहां से ही आ जाएगा 20 न्यूटन। सबसे पहले बल ज्ञात करना है, बहुत प्यारी चीज यहां से बल के लिए हमने क्या लिखी हुई है, न्यूटन का द्वितीय नियम डीपी बाय dt। तो मैं यहां से अगर बल लिखना चाहता हूं, नेट बल या जो भी आप कहना चाहें ये लिखना चाहता हूं, तो इसका आराम से अवकलन कर दूंगा। इसके अवकलन के लिए आप मुझे बताएंगे बेटे, अवकलन करके बता दो मुझे बस इसका, एक मिनट, हाँ, 20 कॉस 2t, एक मिनट शांत रहे भाई, आगे माइनस होगा, सही है, आई कैप जे कैप भी लगाने हैं। यानी यहां पर जब हमने इसका 10 तो अपने पे 2 आ गया, या 20 हो गया, साइन का कॉस हो गया, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप। आई कैप जे कैप ना भूले, अवकलन की प्रक्रिया में हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि आई कैप जे कैप को गायब कर देते हैं, सही। तो ये हो गया हमारा बल, मुझे इसी का नीचे क्या निकालना है, परिमाण, और परिमाण निकालना है तो अब क्या करेंगे, तो यहां पे सीधा सा मामला है, यहां पर परिमाण निकालना है तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 कॉस 2t का स्क्वायर और प्लस में 20 साइन 2t का भी स्क्वायर। तो ये 20 तो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2t प्लस, जो कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। सही है, दुख बताओ यहां तक की बात में, ठीक है मामला। तो अब कोण बताओ, इधर वाला समेट दूं, कोण निकालने के लिए क्या जो चीजें जाननी चाहिए वो हम सब जानते हैं, क्या प्रक्रियाएं रहती है कोण निकालने के लिए, डॉट प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। और कोण निकालना है किस किस के बीच का, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा बराबर, जिन दो के बीच में कोण निकालना है उनका डॉट प्रोडक्ट बटे
उन दोनों के परिमाण। ये है वास्तविकता में उन डॉट के, क्रॉस के, वेक्टर्स के इस्तेमाल। ये चीजें पता होनी चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा अपने को अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी कि फॉर्मूला समय पर याद आए। फॉर्मूला याद आ गया तो डॉट प्रोडक्ट याद नहीं आ रहा, वो भी समय पे पता रहे कि डॉट प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ा काम, सीधा सीधा आई घटक को दोनों के आई घटक गुणा कर लेंगे तो यहां से बोलो 20 गुणा 10 30 साइन 2t कॉस 2t 300, सॉरी 200 200। इसके बाद यहां पर अपने को यहां माइनस के साथ कितना आ जाएगा 200, फिर से साइन 2t कॉस 2t। परिमाण यहां पर संवेग का जो भी होगा वो हो जाएगा, संवेग 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 का परिमाण कितना 10, और बल का परिमाण कितना निकाला है 20। और उसके पहले आप यहां पर ऊपर अंश में क्या पाएंगे कि ये क्या हो गया 200 साइन 2t कॉस 2t, और माइनस का ही एक दूसरे से क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट, यानी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री। किससे बेटा, नहीं समझ आया। एफ बराबर वो वो थीटा अलग है भाई मेरे, वो अगर संवेग और समय का ग्राफ दिया जाता है, संवेग और समय के ग्राफ में स्पर्श रेखा खींची जाती है, फिर उसका जो थीटा निकल कर आता है वो वहां से निकलता है। यहाँ कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ तो हम ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोण संवेग और बल के बीच का कोण है, वो तो समय अक्ष, संवेग अक्ष और संवेग अक्ष के बीच में जो क्षैतिज के साथ कोण बनता है वो वाला कोण है, वो बिल्कुल अलग चीज है। हर थीटा सेम नहीं होता। एक क्वेश्चन अपन कुछ ऐसा लिख लेते हैं, P बराबर हो जाएगा। सीधा सा काम, हमें किस चीज को जीरो कहना है, किस चीज को, उसके लिए बल पहले निकालना पड़ेगा। बल कैसे निकलेगा, डीपी बाई डी टी यानी अवकलन, तो एफ बराबर डीपी बाई डी टी, अवकलन किया तो ए आया और 2bt आया, और इसी को उससे अब मुझे पता क्या करना है समय, तो मैं यहां से लिख दूंगा 2bt बराबर 8t बराबर ए बाई 2। मैं फिर से कह दूं, ये सवाल अगर आसान लग रहे हैं तो ही जिंदगी है, अगर यहां इनमें भी कठिन लग रहा है ना तो फिर इससे आगे जब कठिन सवाल आएंगे तो फिर दुख है। आसान आसान लगना चाहिए, उसके लिए जरूरत बस यही है कि अपने को पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी पता हो, क्या अवकलन करना है, कैसे करना है, कैसे ये अवकलन करके सब ने ये लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं लग रहा ये a-2bt कैसे लिख दिया। अगर ऐसा कोई है तो प्लीज अपने गिरेवा में झांके और थोड़ी सी मेहनत करें अपने आप पे, है ना।
प्लीज इस बात को समझे। समय निकलने के बाद, आज से 2 3 4 लेक्चर बाद, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि सर ये शुरुआत वाला समझ में नहीं आया था या ये कमजोर रह गया, तो शायद मैं भी क्या हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा कि यार मैं भी हथियार गिरा दूंगा, या कोई भी हथियार गिरा देगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा साथ में रहें, समस्याएं हैं साथ के साथ क्लियर कर लें। मैं आगे बढ़ता हूं यहां से कुछ अच्छे सवालों पर। एफ एवरेज को आपने हमने क्या सीखा बेटा? चलिए, तो कुछ बातें इसी पर हो जाए। बातें कुछ ऐसी है कि यहां पर एक बैट अपना बना दिया, एक बॉल आ रही है, वही पुराना सवाल सिंपल सा। और हमने कहा बॉल जो आ रही है वो 0.5 kg की बॉल आ रही है, आती है किसी रफ्तार से, लेट्स से 60 मीटर पर सेकंड से, और टकरा के लंबवत दिशा में जा रही है। लंबवत दिशा इधर बना देता हूं, ये मैंने यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, और इस लंबवत दिशा में ये गेंद जा रही है 80 मीटर प्रति सेकंड से। और इसका जो बॉल और बैट का संपर्क समय है, मैं लिख देता हूं संपर्क समय, वो संपर्क समय मैंने लिख दिया 0.2 सेकेंड। समझ जाएंगे संपर्क समय से किस किस के बीच का संपर्क समय? बॉल और बैट के बीच का संपर्क समय। और यहां पर हमने लिख दिया तो औसत बल ज्ञात करो। हाँ जी, तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे सीधी बॉल, बॉलर ने बॉल फेंकी कितनी रफ्तार से? 60 से, और बिल्कुल बैट्समैन ने ऐसे मार दी, और बिल्कुल यहां से 90 डिग्री के कोण पे इधर 80 की रफ्तार से गेंद चली गई, और जो बॉल और बैट के बीच में जो संपर्क समय है वो अपने को दे दिया। कितना बल लगा होगा? बैट ने गेंद पर लगाया, गेंद ने बैट पर लगाया, वो बल हम जानना चाहते हैं, कितना बल लगा होगा ओवरऑल। उसके लिए हमने यहाँ का यही कहा कि यार एफ एवरेज जो होता है उस अवधि में, एफ एवरेज जो होता है वो हो जाएगा क्या? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। संवेग में परिवर्तन मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगा, और संवेग में परिवर्तन आसान चीज है, मुझे बस क्या पता होना चाहिए? अंतिम संवेग कितना? 40। दिशाएं मान लो कुछ भी दिशा मान लो, आ रही दिशा को आई कैप मान लो, और जा रही दिशा को कैसे भी देख लो आप अपने अकॉर्डिंग, अपन ने ठीक है इसको इसको आई कैप मान लो और इसको माइनस जे कैप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन यहां पर लिख सकते हैं अंतिम संवेग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 माइनस जे कैप, और आ रही वाली को अपन लिख देंगे 30 आई कैप, और हमें लिखना है डेल्टा पी। तो डेल्टा पी हो जाएगा -40 जे कैप, और माइनस लगा के, और मुझे इसका परिमाण निकाल लेना चाहिए, क्योंकि औसत बल में यहाँ पर परिमाणात्मक रूप में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी का परिमाण बटे डेल्टा टी।
और डेल्टा पी का परिमाण कितना हो जाएगा बेटे? 50 हो जाएगा ना? सब जानते हैं √40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 50, समय है 0.2। कितना बल हो जाएगा बोलो? 250 न्यूटन। एनएलएम में आप ELP1 कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप सब अपने दूरभाष यंत्र का इस्तेमाल करें और वहां से टेलीग्राम चैनल से कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। एक ही चैनल मिलेगा, उसको आप जाके देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। और रेगुलर जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी हमारी आपकी, वो इसी चैनल के थ्रू हम फ्यूचर में देंगे आपको, ठीक है? उसमें काफी सारी चीजें हैं, एक करके नाम मैं बता देता हूँ कौन सी फाइल आपको डाउनलोड करनी है। लास्ट में मैंने 5 फाइल्स डाल रखी है उसमें। उसमें एक है नीट फिजिक्स ELP 1 से 5 हिंदी, है ना? वो वाली आप देख लेना। उसमें एक जिसमें मेरा फोटो होगा शायद, हाँ, उसको आप देख लेना। और ELP1 वहां से पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेना साथ के साथ। और अब बाकी हमारा बेसिक मैथ्स में 3 तक का हमारा हो गया है। किसी को कुछ भी डाउट फिर भी रहे हैं तो वो बाहर जाके मिल लें। उसके बाद अपन बढ़ते हैं, चूंकि एक ELP ये हो गई है तो हम 2 के बाद 3 के बाद 4 और 5 ELP कल का हमारा टारगेट है। बेसिक मैथ्स ELP 4 और 5, बेसिक मैथ्स ELP 4 और 5, और न्यूटन्स लॉ की पहली वाली ELP। कोशिश मेरी ये रहेगी, कोशिश मेरी रहेगी आप 1 बजे तक जाएं तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाए। नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम से उसे उठा लें और सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, 1 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि मुझे बताना है कि A से B तक उस दौर में, मतलब ये एक नली प्रकार की है, उस नलिका में कोई कण जा रहा है और ये कण यहां से घूमकर यहां तक ऐसे जाता है और यहां से घूम तक यहां तक जाता है, फिर ये सीधा उधर निकल जाएगा। और ये जो चूंकि यहां से इसने अपनी दिशा बदली है, हाँ के ना? और दिशा बदलने के लिए भी किस चीज की जरूरत है? बल की, यानी बल तो लगा है। तो हमें उस अंतराल A से B में औसत बल ज्ञात करना है और उसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए बेटा। एक तो, और दूसरा कि समय कितना लगा है A से B में, और दूसरा संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है। तो संवेग में परिवर्तन शायद आसान चीज है, मुझे बता दे। प्रारंभिक संवेग mvi कैप, अंतिम संवेग, तो संवेग में परिवर्तन -2mvi कैप, जिसका परिमाण 2mv। तो ये हो गया डेल्टा पी का परिमाण। फिर बात आती है समय। समय यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सीधा समय दे नहीं रखा, जैसे पिछले सवाल में दे दिया था, बल्ले से गेंद टकराई 0.2 सेकंड के लिए। समय निकालना पड़ेगा। और समय कैसे निकालना पड़ेगा? क्या यहां पर ये वृत्ताकार पथ नजर आ रहा है? वृत्ताकार पथ में अगर इसकी त्रिज्या, फिलहाल मैंने दी नहीं है, आर मान लेता हूं, सॉरी,
ये त्रिज्या यहाँ पर आर है अगर, तो यहां से यहां तक चलने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी पाई आर बटे चाल कितनी वी। तो हम यहां से समय डेल्टा टी भी निकाल लेंगे, दूरी पाई आर बटे, और यहां से आपका क्या आ जाएगा बल। अब करिएगा, बहुत बढ़िया। जो जिस तरीके के सवालों की हमने क्लास में बात की है वैसा पैटर्न अपने को ईएलपी 1 में देखने को मिलेगा। जरूर कीजिएगा, चीजें आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगी। समय निकालना थोड़ा। थैंक यू।